आज हम एक ऐसे एलिमेंट की दुनिया में चलेंगे जो हमारे चारों तरफ है, बल्कि हमारे अंदर भी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्बन की। ऊपर से देखने पर तो ये एक आम सा एटम लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसके पास किसी सुपर हीरो जैसी शक्तियां हैं। तो चलिए इस चर्चा में समझते हैं कि कैसे एक अकेला एलिमेंट लाइफ का इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स जाल बुनता है। इस विश्लेषण में हम 6 मुख्य हिस्सों पर गौर करेंगे। पहला, द ग्रेट कार्बन पैराडॉक्स। दूसरा, द पावर ऑफ शेयरिंग। तीसरा, द मेनी फेसेस ऑफ कार्बन। चौथा, 2 यूनिक सुपर पावर्स। पांचवां, चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। और आखिर में एडिंग फंक्शनल ग्रुप्स। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, द ग्रेट कार्बन पैराडॉक्स। आखिर ये पैराडॉक्स है क्या? सिर्फ 0.02%। यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन हमारी अर्थ क्रस्ट यानी पृथ्वी की सतह में कार्बन की मात्रा सिर्फ इतनी ही है। ये ज्यादातर मिनरल्स या कोयले के रूप में मिलता है। और अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहां भी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये आंकड़ा सिर्फ 0.03% है। मतलब इसकी मात्रा लिटरली ना के बराबर है। और दोस्तों, यहीं से जन्म लेता है द कार्बन पैराडॉक्स। अब जरा सोचिए, एक ऐसा एलिमेंट जो नेचर में इतनी कम मात्रा में है, वो लाखों कंपाउंड्स और पृथ्वी की हर जीवित संरचना का आधार कैसे हो सकता है? हमारा खाना, हमारे कपड़े, दवाइयां, यहां तक कि हम खुद, सब कुछ इसी एक एलिमेंट पर निर्भर है। एक तरफ इतनी कमी और दूसरी तरफ हर जगह इसकी मौजूदगी, यही बात कार्बन को सबसे अलग और रहस्यमयी बनाती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जो है द पावर ऑफ शेयरिंग। आमतौर पर मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच जो आयोनिक बॉन्ड्स बनते हैं ना, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। उनमें एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन कार्बन के कंपाउंड्स का रवैया बिल्कुल अलग है। कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स छीनता या देता नहीं है, बल्कि बांटता है, यानी शेयर करता है। अगर इन आंकड़ों पर ध्यान दें तो एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल और मीथेन जैसे कार्बन कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी कम होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच का आकर्षण बल या अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी वीक होता है। और सबसे बड़ी बात, ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स नहीं हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि कार्बन के ये बॉन्ड्स किसी भी तरह के आयन्स पैदा नहीं करते। तो सवाल उठता है, कार्बन ऐसा करता क्यों है? असल में इसके पीछे एक एटॉमिक डायलेमा या परमाणु दुविधा छुपी है। देखिए, कार्बन के सबसे बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसे स्टेबल होने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से लेता है तो इसके न्यूक्लियस पर बहुत भार पड़ेगा, जो कि अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देता है तो उसमें बेहिसाब एनर्जी लग जाएगी। तो इस मुश्किल का सोल्यूशन क्या निकला? एक बहुत ही बेहतरीन और सिंपल सोल्यूशन, दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना। और इसी शेयरिंग से बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स, जो कार्बन को उसकी जरूरी स्टेबिलिटी देते हैं। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, द मेनी फेसेस ऑफ कार्बन। ये शेयरिंग वाली ट्रिक कार्बन को कितने रूप देती है, ये सच में हैरान करने वाला है। इसे हम एलोट्रोप्स या अपर रूप कहते हैं। एक तरफ हीरा यानी डायमंड है, जहां एक कार्बन एटम 4 दूसरे एटम से जुड़कर पूरे यूनिवर्स का सबसे कठोर पदार्थ बनाता है। वहीं दूसरी तरफ ग्राफाइट है, जिसकी परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, इसीलिए ये बहुत नरम होता है। और फिर आता है बकमिंस्टर फुलरीन, जो बिल्कुल एक फुटबॉल जैसा दिखता है। केमिस्ट्री सब में सेम है, लेकिन सिर्फ उनका आकार या स्ट्रक्चर बदलने से इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज पूरी तरह बदल जाते हैं। तो अब चलते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, 2 यूनिक सुपर पावर्स। आखिर ऐसी कौन सी 2 शक्तियां हैं जो कार्बन को इतना स्पेशल बनाती हैं? कार्बन की पहली और सबसे खास सुपर पावर है कैटनेशन, यानी श्रृंखलन। ये कार्बन की दूसरे कार्बन एटम्स के साथ एक बेहद मजबूत बॉन्ड बनाने की काबिलियत है। वैसे तो सिलिकॉन जैसे कुछ और एलिमेंट्स भी ऐसी चेन्स बनाते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं और अनस्टेबल होते हैं। पर कार्बन कार्बन का बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि ये लंबी लंबी चेन्स, ब्रांचेस और यहां तक कि गोल्ड रिंग्स बनाने की आज़ादी देता है, वो भी पूरी स्टेबिलिटी के साथ। और इसकी दूसरी सुपर पावर है टेट्रावेलेंसी, मतलब कार्बन के पास जुड़ने के लिए 4 अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। इसकी वजह से ये एक ही वक्त पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या हैलोजेंस जैसे दूसरे एलिमेंट्स के साथ आराम से कनेक्शन बना लेता है।
क्योंकि कार्बन एटम का साइज काफी छोटा होता है, इसका न्यूक्लियस उन शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन्स को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखता है। इसीलिए इसके बनाए हुए कंपाउंड्स कमाल के स्टेबल होते हैं। अब बढ़ते हैं 5वें हिस्से की तरफ, चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। देखते हैं ये सुपर पावर्स असल में मॉलिक्यूल बनाने में काम कैसे करती हैं। वैसे कार्बन कंपाउंड्स को बनाना ना बिल्कुल किसी पजल को सॉल्व करने जैसा है। मान लीजिए हमें ईथेन बनाना है, तो पहला स्टेप क्या होगा? 2 कार्बन एटम्स लीजिए और उन्हें एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। अब दूसरे स्टेप में हर कार्बन के पास जो 3 खाली जगह बची हैं, वहां हाइड्रोजन एटम्स को फिट कर दीजिए। देखा, ये एकदम लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। और इसी प्रोसेस से हाइड्रोकार्बन्स के अलग अलग परिवार बनते हैं। जब कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं तो उन्हें एल्केन्स कहते हैं। ये पूरी तरह से सैटिस्फाइड यानी सैचुरेटेड होते हैं। लेकिन अगर कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से नहीं बढ़ती तो वो मजबूरन डबल बॉन्ड्स बनाते हैं, जिन्हें हम एल्कीन्स कहते हैं। और अगर ट्रिपल बॉन्ड्स बने तो उन्हें एल्काइन्स कहते हैं। ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स थोड़े अनसैचुरेटेड होते हैं, इसीलिए ये दूसरे केमिकल्स के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। अब एक बहुत ही मजेदार चीज देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये कार्बन की फ्लेक्सिबिलिटी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। ब्यूटेन को ही ले लीजिए, इसका फॉर्मूला है C4H10। अब इन 4 कार्बन एटम्स को हम एक सीधी लाइन में भी जोड़ सकते हैं और किसी पेड़ की शाखाओं यानी ब्रांचेस की तरह भी। फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर बदलने से इन दोनों नए कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पूरी तरह से बदल जाएंगी। यही तो कार्बन का असली जादू है। अब आते हैं अपने आखिरी और छठे हिस्से पर, एडिंग फंक्शनल ग्रुप्स। सोचिए क्या हो अगर किसी हाइड्रोकार्बन चेन में हाइड्रोजन को हटाकर कोई और एलिमेंट आ जाए। इस नए आने वाले मेहमान को हम हेटेरो एटम कहते हैं। और जब ये आता है तो समझिए पूरा गेम ही बदल जाता है। जैसे अगर ऑक्सीजन OH के रूप में जुड़ जाए तो वो पूरी की पूरी चेन एक अल्कोहल बन जाएगी। फिर चाहे वो कार्बन चेन कितनी भी छोटी हो या लंबी, ये अकेला फंक्शनल ग्रुप तय करेगा कि वो कंपाउंड कैसा बिहेव करेगा। एक तरह से ये पूरे मॉलिक्यूल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। और दोस्तों, इसी कंट्रोल से बनती है होमोलॉगस सीरीज या सजातीय श्रेणी। जब किसी सीरीज के हर मेंबर में एक ही फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन की जगह लेता है तो एक पूरी फैमिली बन जाती है, जैसे मिथेनॉल और इथेनॉल। इनके बीच फर्क सिर्फ एक CH2 यूनिट का होता है। जैसे जैसे चेन लंबी होती है, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा बदलाव आता है, लेकिन उनके केमिकल प्रॉपर्टीज कमाल की हद तक एक जैसे ही रहते हैं। तो अब जरा सोचिए, ये कितनी हैरानी की बात है ना कि सिर्फ 4 छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने का एक सिंपल सा नियम इस पृथ्वी पर जीवन की इतनी अनंत और आश्चर्यजनक जटिलता को जन्म दे सकता है। नेचर में इतना कम होने के बावजूद हर जगह मौजूद होना। कार्बन का ये पैराडॉक्स हमें सिखाता है कि नेचर के सबसे गहरे राज अक्सर सबसे बेसिक केमिकल बॉन्ड्स में ही छुपे होते हैं। तो अगली बार जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखें तो उस छोटे से कार्बन एटम को एक बार जरूर याद करें जिसने ये सब कुछ मुमकिन बनाया है।